Hello and welcome to the Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. In this show, we've been talking to different political leaders and leading personalities each week. And the guest this week with us is a senior BJP leader, Mr. Dharmendra Pradhan, is also in charge for BJP for Bihar and also a Rajya Sabha member. Welcome to the show, sir. Thank you. इतनी बड़ी जीत जो आपकी हुई है, क्या मुख्य कारण मानते हैं बिहार में? नरेंद्र मोदी जी पे बिहार की जनता की अटूट आस्था प्रमुख कारण है। बिहार की जनता ने सारे बंधन तोड़ते हुए बिहार को लोग एक अलग दृष्टि से अभी तक दिखते थे कि एक जात पात की राजनीति में विश्वास रखने वाला, एक सांप्रदायिक एकीकरण की राजनीति में विश्वास रखने वाला ऐसे एक वोटिंग पैटर्न होती है। सारे इस प्रकार की पुराने गणित को तोड़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व पे, विकास की चाह पे, आगे बढ़ने की चाह पे बिहार की जनता ने वोट दिया है बीजेपी को। और कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगे कि क्या उनका भी सिलेक्शन बहुत अच्छी तरह इस पर हुआ? देखिए, बिहार जैसे प्रांत में जब आप प्रत्याशी चयन करते हो, सारे सामाजिक घटक उसमें प्रतिनिधित्व कर पाए, इसकी ध्यान देना पड़ती है। एनडीए इस बार हम 3 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। ये 3 जो हमारी वहाँ एनडीए बनी थी, 3 घटक मिला के हम बिहार की आवाम की सारे सामाजिक घटकों को हमारी प्रत्याशी बनाए थे। उसकी भी एक सकारात्मक नतीजा, एक भरोसा हमारे ऊपर बनी लोगों की। लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये मानेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त की, जिस समय जेडीयू से अलग हुए एक अलग माहौल था, तो क्या आशंकाएं थी कि भाई एक अलग विघटन हुआ है, उसके बाद तस्वीर क्या होगी? देखिए, उस समय तो शंका हुई थी, इसको अस्वीकार स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन तब भी हम लोगों के मन में एक आत्मविश्वास बनी थी। जो बिहार को जानने वाले लोग थे, जो बिहार की राजनीति में संश्लिष्ट लोग थे, उनके मन में एक था कि बिहार की जो मानस है, बिहार की जो कलेक्टिव विजडम है, उसके खिलाफ नीतीश कुमार जी ने कदम उठाया। बिहार आगे बढ़ना चाहता है, बिहार एक वाइब्रेंट स्टेट है, एक आगे देखने वाला राज्य है, भारतीय राजनीति को, सामाजिक जीवन को नेतृत्व करने वाला राज्य बिहार है। उसकी जो एक सामाजिक गठबंधन बनी थी उन दिनों में एनडीए के नाम पे, उसको नीतीश कुमार जी ने तोड़ा। तब शंका तो आई थी कैसे आगे चलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और जैसे जैसे नया मित्र हमको भी मिले और बिहार की जनता ने भी जैसे साथ दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम पे आई, बिहार पार्टी को विजयश्री मिला। आपने जैसे और 2 पार्टियों की भी बात की गठबंधन की, वहां पर खासकर एलजेपी जैसे घटक को कैसे देखेंगे? आपके साथ आए, शुरुआत में उनसे जब बात होती थी तो बार बार उनकी आशंकाएं कुछ और थी, मोदी जी को भी लेकर और पार्टी को लेकर। बाद में लेकिन उन्होंने निश्चय किया आपके साथ आने का, तो उस पूरे जो आप साथ आए उसको कैसे देखें? देखिए, उनके वहां नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कतई शंका कभी नहीं थी। इस विषय पे उन्होंने पहले ही मन बना चुके थे। उनके अंदर जो नई प्रकार की राजनीतिक सोच भी बन रही है, उसमें उन्होंने मन बनाया था कि नहीं, हमको भारतीय जनता पार्टी देश हित में बीजेपी की साथ जाना चाहिए और बिहार को ठीक रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व देश में चाहिए। ये जो एक 2 मौलिक बातों पे उनके पार्टी में सहमति थी। और निश्चित रूप में रामविलास जी एक देश की कद्दावर नेता है, बिहार उनकी गृह राज्य है, एक सामाजिक वर्ग उनको नेता मानता है। जब वो हमारे साथ आए, उस गठबंधन की विश्वसनीयता बढ़ी और जब आप कह रहे हैं कि जातीय समीकरण को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया, लेकिन क्या चुनाव से पहले इन सब का ख्याल रखा गया था कि वो जो जातीय समीकरण होता है, और वहां तो जातियों में भी सब जाति की बात की जाती है, तो कास्ट कैलकुलेशन जिसको कहते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है? निश्चित रूप में देखो, जो मैंने कहा ना कि सारे सामाजिक घटक, बिहार की आबादी में जो सामाजिक घटक रहते हैं, सारे सामाजिक घटक को एक संतुलित चेहरा हमने उतारा था सबके सामने, इसलिए उसको एक सकारात्मक स्वीकृति मिली। वहां की जनता ने आशीर्वाद किया, इसी के कारण। तो हम बात कर रहे थे उस नीतीश कुमार की, जो आज कहीं ना कहीं पशुपेश में दिखाई दे रहे हैं, एक नए मुख्यमंत्री अब उनकी पार्टी के आ गए, मांझी जी। तो आप कैसे देखेंगे कि राजनीतिक समीकरण किस तरह के हैं और जेडीयू की स्थिति आप कैसे आंक रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी इन दिनों में भारतीय राजनीति में विचार विहीन एक नई प्रकार की जो मौका परस्ती की सिंबल बन चुके हैं, पर्यायवाची बन चुके हैं। एक नीतीश कुमार जी को हमने जितना समझ पाया, एक विशेष मानसिक प्रवास स्थिति में प्रवास कर रहे हैं। एक काल्पनिक बात को अपने मन पे बना लेते हैं, जिसमें अपना निहित हित साधित है, स्वार्थ साधित है,
अपने अहंकार जुड़ा हुआ है, अपनी जिद जुड़ा हुआ है, उसी को बिहार की जनता की मन पे लादना चाहते हैं। इसी के लिए उन्होंने जो सामाजिक गठबंधन लालू जी की जंगल राज के खिलाफ बनी थी, उसी को उन्होंने अपने हाथ पे तोड़ा। 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन चलाए, कोई वैचारिक दुविधा नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी को सहन नहीं कर पाना, एक सामान्य व्यक्ति, गरीब घर की व्यक्ति, इनको उन्होंने विचारधारा की लड़ाई बताया। जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म वाली किस प्रकार की अभी तो नतीजा दिया बिहार की जनता ने। प्रजातंत्र में जनता की फैसला अंतिम होती है, सर्वोपरि होती है। उस मुद्दे पे उन्होंने मैंडेट मांगने के लिए गया, जनता ने माना क्या? जनता ने स्वीकृति दिया क्या? जनता ने नरेंद्र मोदी पे भरोसा जताया, एनडीए पे भरोसा जताया, बीजेपी पे भरोसा जताया, उनको करारी पराजय का मुंह दिखना पड़ा। अब जो लग रहा है कहीं ना कहीं कि सब साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने फिर कहा कि समर्थन की बात शुरू हो गई, आरजेडी के बाद, हालांकि वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आरजेडी का लगता है कहीं ना कहीं कि एक रास्ता तलाश रही है। कैसे देख रहे हैं आपकी, इसलिए सिर्फ कि कहीं आप लोग ताकतवर ना हो जाए, एक साथ आने की जो कोशिश है? देखो, बिहार की जनता ताकतवर हुआ है। प्रजातंत्र में हम लोग जो राजनीति करने वाले कार्यकर्ता होते हैं या उनमें से जो नेता बनते हैं, ये बीच बीच में अपने खुद की चेहरे पे इतने मुग्ध हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हम ही दुनिया है। ऐसा नहीं होती है। तमाम प्रकार की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स किया गया इन दिनों में बिहार में, तमाम प्रकार की उन्मादना खड़ा करने की कोशिश किया गया, कुछ नहीं चली। बिहार की जनता सारे बंधनों को तोड़ते हुए एक विकास की राह पे, बढ़ने की राह पे, एक नई चाह के लिए वोट दिया है। आपने एक बात जो कही, उस पर हम आगे बात करेंगे। ध्रुवीकरण की जो बात है उस पर हम और ज्यादा बात करेंगे, बट यू आर वाचिंग द क्वेस्ट। वी आर टॉकिंग टू मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान राइट नाउ। डोंट गो अवे। Welcome back to the show. You're watching The Quest. We are in conversation with Mr. Dharmendra Pradhan right now and we are talking to him about situation in Bihar. Polarization की जो बात हो रही है, क्या आप मानेंगे कि ध्रुवीकरण की जो पूरा एक डिबेट था, ये भी कहीं ना कहीं अलग चला गया है या ध्रुवीकरण हुआ है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी दोनों ने उनके मन में एक समाज, विशेष समाज वर्ग में एक डर पैदा करवाना मोदी जी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे एक नाकाम कोशिश किया। उस समाज ने भी ठुकराया, बिहार की सामान्य समाज भी ठुकराया। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की अपना एक सीमा होती है, उस सीमा अभी पर्दाफाश हुई है, उस सीमा में ही रह गया। उस प्रकार की पॉलिटिक्स की पर्दाफाश हुई है, समाज ने उसको स्वीकृति नहीं दिया। ये जो विकास की बात बार बार आगे आ रही है, आपको लगता है कि पूरी राजनीति में, और कई नए अध्याय इस बार देखने को मिले हैं हमें, कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइसिव पॉलिटिक्स की जो बात भी रही, कहीं ना कहीं कि सेक्शन को अलग रखो, सेक्शन को देखकर काम करो, वो सब अध्याय आपको लगता है कि अब नए रूप से पढ़ना पड़ेगा? देखिए, इस प्रकार की जो मैंडेट इस बार जनता ने दिया ना, भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट जिताया, पूर्ण बहुमत दिया। आजादी के बाद देश में एक पार्टी को, एक गैर कांग्रेसी पार्टी को पहली बार एक स्पष्ट जनादेश, स्पष्ट बहुमत देश के हित में मिला है। कई प्रकार की राजनीति, कई प्रकार की घृणा, कई प्रकार की तनाव विभिन्न गैर जिम्मेवारी राजनीतिक शक्तियों ने करने का कोशिश किया। समाज को ये लोग बेवकूफ मानते हैं, वोटर को ये लोग अपना एक हाथ में रखना चाहते हैं, टूल मानते हैं, एक अपनी घृणित राजनीति की हथियार बनाना चाहते हैं। उसको इस बार समाज ने अस्वीकार किया। इस बार कुछ ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा थे, महंगाई मुद्दा था, भ्रष्टाचार मुद्दा था, अर्थनैतिक अव्यवस्था मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, काला धन एक मुद्दा था। उसके ऊपर हम लोगों ने कैंपेनिंग और चलाया था। ये तो मुद्दा है ही। पिछले 10 साल में ये सारे नाकामी एक प्रकार गवर्नमेंट के सामने है, समाज के सामने है। उसके ऊपर मोदी जी ने विकास, इसकी विकल्प में हम विकास करेंगे, हम सुशासन देंगे, हम सुराज देंगे, और उसको एक अपना मुहावरा में, साहित्यिक मुहावरा ने परिवर्तन किया कि अच्छे दिन आएगा। यही चीजें जिनकी आप बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी जो है उसको हटाना, रोजगार देना, विकास करना, और तमाम उसमें जो चीजें आती है, चाहे वो शिक्षा हो, महंगाई कम करना हो, यही आपके लिए अब एक चुनौती भी बन जाएगी। ये देश के सामने चुनौती है, उस चुनौती को हमने स्वीकार करते हैं। जब मोदी जी देश भर में चुनाव के दौरान प्रत्यक्ष उन्होंने 204 सभा करके आए, उसके पहले
5,000 से ज्यादा जनसंपर्क हुआ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। लेकिन ये जो 204 सभा में उन्होंने जनता से पूछा कि ये सब बंद नहीं होनी चाहिए, ये सब आगे, भारत आगे नहीं बढ़नी चाहिए, भारत आगे बढ़ना है तो आप हमको आशीर्वाद करना चाहिए, आप हमको आशीर्वाद करोगे। एक सीधा जन आशीर्वाद पहले से मांगा, जो वोट में परिवर्तित हुआ। नम्रता के साथ हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और उस पर पूरा देश की भरोसा है और हम में भी भरोसा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस सारे चुनौतियों पे खरी उतरेगी। अब राज्यों की तरफ भी नजर जाएगी धीरे धीरे, जैसे अब बिहार में अच्छा प्रदर्शन हुआ है, आगे की क्या आपके पास चार्ट बना हुआ है, किस तरह से आप आगे चलेंगे? जैसे पहले बिहार ले लेते हैं, अब चुनाव आने वाले हैं, तो क्या योजना है वहाँ? देखिए, वहाँ एक जनादेश रहित सरकार, एक राजनीतिक कुनबे के हाथ में सत्ता है। अभी एक टेम्पररी अरेंजमेंट, एक अस्थायी राजनीतिक जुगाड़ की व्यवस्था उन्होंने किया है, जिसको जनादेश नहीं है। जनादेश खो चुके हैं। अभी नहीं, 1 साल पहले जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा, आधे तो हम रह गए थे जब हम मिलकर चुनाव लड़के आए थे, तब उनकी नैतिकता वगैरह कुछ नहीं थी। अभी अगर उनमें सत्साहस है और नैतिकता की उनकी इतने मन में प्रेम है, अभी जनादेश ले विधानसभा के लिए। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल जनादेश लेना चाहिए उनको। ये ढोंग रच रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें नैतिकता की बात हो, इतने उनको मोह है। 15-16% की जनता अभी आपके साथ खड़े हैं। आप चाहते हैं चुनाव हो जाए? ये नेचुरल प्रक्रिया है। जब आप एक माइनॉरिटी सरकार चलाओगे, आप कांग्रेस के खिलाफ, अभी कह रहे थे कांग्रेस वगैरह से मिल रहे हैं, आप तो कांग्रेस के खिलाफ पिछले विधानसभा भी लड़े थे, इस लोकसभा में भी तो कांग्रेस के खिलाफ आप चुनाव लड़े, फिर आप कैसे उनकी समर्थन ले रहे हो? आप एक नई प्रकार की राजनीतिक अस्पृश्यता, आपको ही दिक्कत है। आपने इतना व्यक्तिगत कर दिया था नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजनीति में, कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक मुख्यमंत्री के नाते सामना करना, उनके अंदर कोई साहस नहीं था। आपने ये बात अच्छी कही कि यह जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात है, शुरुआत में ये कहा गया मोदी जी के बारे में भी, लेकिन अब आप देखते हैं कि चाहे वो राज्यों में नीतीश हो या कुछ और राज्यों में भी, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अगर आप अच्छी लीडरशिप देंगे तो रहेंगे, वरना इस कहीं ना कहीं पीछे जाएगा। चुनाव में कि जी एक चीज उपलब्धि धीरे धीरे भारत की प्रजातंत्र में सबको समझ में आ रही है, नकारात्मक थ्योरी, विद्वेष की थ्योरी, घृणा की थ्योरी नहीं चलने वाला है। आप आइडेंटिटी राज्य के बारे में कहो, सामाजिक वर्ग के अंदर कहो, ये शायद भारत की सामाजिक जीवन में एक आने वाले कुछ दिन तक रियलिटी बने रहेगी, लेकिन सकारात्मक तरीके से। आप एक विद्वेष की राजनीति, मोदी जी ने सही कहा और देश उसको अभी अप्रिशिएट कर रहा है कि 125 करोड़ भारतीय के ऊपर मेरी जिम्मेदारी है। सरकार की कोई पार्टी नहीं होती है, सरकार की कोई वर्ग नहीं होती है, सरकार 125 करोड़ जनता के लिए। हालांकि अब बिहार में अच्छा प्रदर्शन हुआ, लेकिन जाहिर है और राज्यों की तरफ नजर जाएगी। उड़ीसा से आपका अपना एक जुड़ाव है, तो किस तरह से पास के राज्यों को आप देखेंगे, और साथ ही वहां की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में बहुत सारी बातें आती हैं। विकास की अगर बात आती है तो नक्सलिज्म की भी बात आती है, और ये जो इंटरनल समस्या है उसको भी देखना पड़ेगा। देखिए, 2-3 प्रश्न आपने इकट्ठा पूछा। इस बार के मैंडेट कैसा है, मैं उसको ऐसे देखता हूं कि देश भर में लोगों ने कांग्रेस को हराया। कांग्रेस की पिछले 10 साल के कुशासन के खिलाफ, पहले छोड़ दीजिए गैर कांग्रेसी राजनीति होती थी, लेकिन पिछले 10 साल में यूपीए 1 और 2 में जो कांग्रेस और उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो सहयोगी रहे, गठबंधन में रहे, बाहर से समर्थन करे, सबको जनता ने हराया। जो 2-3 राज्यों में जैसे उड़ीसा से शुरुआत, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में विकल्प जेन्युइन गैर कांग्रेसी नेतृत्व रहा। एक राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मैं ऐसे दिखता हूं, और वहां भारतीय जनता पार्टी की इकाई की एक सीमा थी। अच्छा। 2 चीजें, गैर कांग्रेस राजनीति में वो लोग हमसे थोड़ा ताकतवर दिखे, और अपना संगठन की कुछ सीमा वहां 3 राज्यों में थी। उसके लिए हम जितना तीनों राज्यों में हमने अपना राजनीतिक कद बढ़ाया, वोट परसेंटेज बढ़ाया, सीट तीनों में नहीं था जी। बंगाल में एक था, दार्जिलिंग वाला, लेकिन उसको एक अप्रत्यक्ष रूप में हम मानते थे। गोरखा मित्रों की सहयोग से हमको मिला था, अभी भी मिला है। तो वो गोरखालैंड की भी बात जीवित, लेकिन मेनलैंड आसनसोल जैसे सीट भाजपा अपने ताकत से जीत जाए, ये एक आज उपलब्धि है बंगाल की राजनीति में।
मतलब कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आप ग्राउंड गेन करने की और ज्यादा वहां कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए अभी रास्ता वहां ज्यादा बिल्कुल, वो 3 राज्यों में बीजेपी की बढ़ने की और संभावना है, ये एक विषय है। दूसरी बात रहा कि जो आंतरिक सुरक्षा की बात आपने कही, नक्सल समस्या की, इससे पहले कि हम आंतरिक सुरक्षा पे बढ़े, उड़ीसा पे थोड़ी और नजर, क्योंकि आप देखिए कि वहां जिस तरह से नवीन पटनायक एक तरह से पर्याय बन गए हैं उस राज्य में। मतलब हर बार ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो आ जाते हैं मैंडेट लेकर, काफी मजबूत एक वहां के नेता है। मैं उसको स्वीकार करना पड़े, लोगों ने वहां भी जनादेश उस ढंग से दिया है। मजबूत नेता नहीं होते तो इस प्रकार की जनादेश उनको नहीं मिलता, उसको हमको स्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं है। लेकिन क्या है कि वो अच्छा सरकार है, ये एक विचारणीय विषय ही, एक समीक्षा की विषय है। अच्छा, और अब हम आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो उसको कैसे अब देखेंगे, क्योंकि रेड कॉरिडोर की जब बात होती है वो, देखिए ये जो सरकार चली ना पिछले 10 साल में, ये एक अंतर विरोध की सरकार चली। सरकार की गृह मंत्री एक बयान देते थे, अर्थ मंत्री एक बयान देते थे, प्रधानमंत्री कहते थे कि नक्सलवाद, नक्सल समस्या विकास की सबसे बड़ी बाधक है। दूसरी ओर सरकार के जो मालिक लोग थे, श्रीमती सोनिया गांधी और उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी, ये दोनों नक्सलियों के साथ खड़े हुए दिखते थे। कहीं एक आप आरोप लगा रहे हैं, ये तथ्य है, आरोप नहीं, ये तथ्य है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के अंदर जाके नक्सली इलाका में वहां की औद्योगिक क्रांति को रोकने के लिए नक्सलियों की जो एक मुहिम थी, उनके साथ राहुल गांधी खड़े थे। वो कहे कि मैं आपकी सिपाही दिल्ली में बनने वाला हूं। ना उनको माया मिला, ना राम मिली, ना उनको वहां वोट मिला, ना वहां उनको कोई, उन्होंने उनकी वहां की जो मौलिक समस्या था उसमें कोई सुधार की उन्होंने व्यवस्था किया। तो इस मौलिक समस्या पे हम और ज्यादा बात करेंगे, बट राइट नाउ यू आर वाचिंग द क्वेश्चन, वी आर टॉकिंग टू मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। डोंट गो अवे, वी स्टिल हैव अ लॉट टू टॉक टू हिम अबाउट। वेलकम बैक टू द शो, यू वाचिंग द क्वेस्ट, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विथ मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो ये जो अब आपके सामने रहेगी, क्योंकि अब आप आ गए हैं सरकार में और अच्छा मैंडेट मिला है, सब काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी से उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, खासकर इस क्षेत्र में जहां बिहार में जैसे आपने अच्छा प्रदर्शन किया। इन क्षेत्रों की जो समस्याएं, और हम नक्सलिज्म की बात कर रहे थे, इसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है इस समस्या को सुलझाना। कैसे देख रहे हैं? देखो, सुव्यवस्था रहती, सुशासन अगर पिछले 60-65 साल में रहती तो देश जिस प्रकार से समस्याओं से घिरा हुआ है ऐसे नहीं होती। इस चुनौती के ऊपर तो एक नई आस के लिए मोदी जी को लोगों ने चुना है। हम लोगों को इतना बड़ा मैंडेट इसीलिए तो मिला है, इसलिए उसमें तो कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है ना, उसको समाधान करना पड़ेगा। उसकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के थ्रू करना पड़ेगा, मीडियम टर्म प्लानिंग के थ्रू करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू करना पड़ेगा। इस भरोसे को एक वास्तविकता में परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस राजनीतिक नेता की हमारी प्रजातंत्र में अधिकार रहती है चुने हुए एग्जीक्यूटिव के हाथ में, वो चुने हुए एग्जीक्यूटिव को मेहनत करना पड़ेगा, उसको जवाबदेही लेना पड़ेगा, उसको दूरदृष्टि रख के समाज में रहने वाले सारे वर्गों की हित को ध्यान में रखते हुए, भौगोलिक हो या जाति बिरादरी वाला हो, सारा विषय को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना पड़ेगा। तो एक चीज अब और आ रही है, अब बात कैबिनेट की आ रही है, और कहीं ना कहीं एक बात ये पहले मैं पूछूंगी कि बात ये हुई थी कि इस बार युवा वर्ग की ओर काफी देखा गया, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जो युवा हैं उनको ज्यादा जगह दी जाएगी, उनसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी। आप खुद युवा नेता में से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा जो परसेंटेज है उसमें काफी बुजुर्ग नेता सामने आए हैं। ये एक अलग सी तस्वीर सामने आई है, कैसे आप देखेंगे? ऐसा ये तो आपकी तथ्य आप कहां से लेके आए कि बुजुर्ग नेता ज्यादा आए हैं, ये तथ्य वो गलत तथ्य भी आप कह रहे हो। कल हमने सेंट्रल हॉल में, मैंने भी उसको आंकड़े को थोड़ा एक सरसरी नजर डाला है, जो हमने अभी तक मैंने जो देखा, जो जीत के आए, तो मैं जानता हूं उनको 282 लोगों को, लगभग लोगों को हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप में। जो चेहरा हमने कल सेंट्रल हॉल में देखा, वो जो आप कह रहे हो वो नहीं, आपका ये आकलन है। मेरा जो आकलन है वो बहुत उत्साहजनक आकलन है। बहुत ऊर्जावान लोग, जमीनी स्तर के लोग, सामान्य कार्यकर्ता, जो वहां की जन समस्या से जुड़े हुए लोग जीत के आए हैं। मैं मानता हूं कि देखो, शुरू से नरेंद्र मोदी जी ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट जैसे वो कह रहे हैं कि देश में पहली बार आजादी के बाद जन्मे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है। निश्चित रूप में उनकी जो अनुभवी लोग भी रहेंगे, ऊर्जावान लोग भी रहेंगे, तज्ञ लोग भी रहेंगे, एक्सपर्ट लोग भी रहेंगे, समाज के सारे वर्गों को प्रतिनिधि करने वाले लोग भी रहेंगे। एक संतुलित समूह
प्रधानमंत्री जी अपने विवेक को लगाते हुए बनाएंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। कहीं ना कहीं उनकी भाषण से बहुत लोग प्रभावित हुए हैं और काफी अच्छा भाषण था। बहुत सारी चीजों को उन्होंने छुआ है, जैसे कि संघ की जो आस्था है जो और कहीं ना कहीं पीछे है पार्टी के पीछे, उसकी बात की है। तो इस पूरे अब जो सरकार चलेगी उसमें आप किस तरह से इस सरकार को चलते हुए देखेंगे कि जिस तरह आपने कहा सभी का प्रतिनिधित्व होगा, आज उन्होंने बात की है कि गरीबों के लिए और युवाओं के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए काम किया जाएगा। अब किस तरह से संघ, हालांकि संघ भी यह कहती आ रही कि हम ज्यादा इसमें दखल नहीं देंगे, बट संघ का जो प्रभाव है वो क्या पार्टी में बिल्कुल खुले तौर पे दिखाई देगा जिस तरह से? देखो, ये एक कुछ पत्रकार मित्रों की अपनी एक चीजों को दिखने का अपना दृष्टिकोण है। ये एक कोई बहुत विवादित विषय नहीं है, विवादित विषय नहीं है। मैं जिस घर का हूं उस घर के संस्कार से चलूंगा, आप जिस घर से हो उस घर के संस्कार से चलोगे, वो अपना अच्छा है, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। हम संघ के स्वयंसेवक है, संघ हमको कभी नहीं कहा कि ये करो वो करो, लेकिन हमको कुछ संस्कार दिया है। अगर उसी संस्कार से आगे बढ़ के नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट को मंदिर मानते हैं, ये कोई गुनाह है क्या? उसमें अगर माथा टेकते हैं उनके संस्कार से कि भारत की 125 करोड़ की भाग्य निर्णय करने वाला ये संसद भवन मेरे लिए मंदिर है, ये संविधान मेरे लिए गीता समान है, 125 करोड़ देश की जनता ये मेरे मालिक है, ये अगर उनके संस्कार है, गरीब के प्रति उन्होंने सरकार को समर्पित किया, युवाओं के प्रति समर्पित किया, महिलाओं के प्रति समर्पित किया, सरकार इसी ढंग से चलने वाला है। अगर संघ इस प्रकार के संस्कार देता है उनको, तो निश्चित रूप में आपको प्रभावित करता है। बाकी डे टू डे कैसे चलेगा, ये तो भारत की इतने बड़े प्रजातंत्र में जनता ने मैंडेट दिया है, किसको चलाना है वही चलाएंगे। अब बात आपने संसद की तो वहीं आ जाते हैं कि संसद में अब किस तरह का काम देखने को आया। बहुत सारी बातें पहले होती, ये होता था कि जब आप सरकार में नहीं थे कि भाई उनकी वजह से बहुत सारी डिस्ट्रप्शन हो जाती हैं। राज्यसभा में इस बार सबकी नजर है कि वहां शायद ज्यादा ताकत दिखानी पड़ेगी। तो कैसे देख रहे हैं आप आने वाला संसद जो है वो किस तरह का रहेगा? देखो, जब एक चुनाव नहीं हुआ था, मेरे प्रतिद्वंदियों की वहां एक वार्ता चल पड़ी थी कि हम भी सरकार को नहीं चलने देंगे। नतीजा नहीं आई थी चुनाव अभियान की दौरान। उनका तो मन में है कि इस देश को और पीछे ले जाना, हमको तो इस देश को आगे ले जाने की स्वीकृति मिली, मैंडेट मिली, और बाकी देश हित में हम सारे लोगों के पास जाएंगे। मोदी जी ने शुरुआत में 125 करोड़ देशवासियों के बारे में कहा। इसमें राजनीतिक कुछ ऐसे मुद्दे हैं, क्या इस देश के सारे बच्ची, सारे बालक बालिका पढ़ना नहीं चाहिए? क्या कुपोषण से सारा समाज मुक्त नहीं होनी चाहिए? क्या गरीब के घर में अन्न नहीं पहुंचनी चाहिए? इसमें कहां राजनीतिक विवाद है? क्या उसमें हम एक बड़े मन से एक कॉन्सेंसस बिल्डअप नहीं कर पाएंगे? मैं मानता हूं देश हित में आज जिस प्रकार की राजनीति बदली है, क्योंकि लोकसभा में नए चेहरे हैं, राज्यसभा में की अगर हम बात करें, देखो कुल मिलाकर राजनीति की विषय है। नीति राज्यसभा हो या लोकसभा हो, क्या राज्यसभा में हमारी बहुमत के कारण गरीबों के हित में कानून पारित होगा? गरीबों के हित में कानून राज्यसभा में सिर्फ हम अल्पमत में इसीलिए पारित नहीं होगा? देखेंगे, हम समाज के सामने उस चुनौती को रखेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है अभी इस प्रकार की समस्या जैसे है लोगों के सामने, देश के सामने, राज्यसभा में भी बहुत कुछ दिक्कत आएगा, हमको नहीं लगता है। सबसे बड़ी समस्या जब लोगों से बात होती है महंगाई की है उन सब के सामने, तो क्या लगता है कि किसी के पास जादू की छड़ी नहीं होती है? आपने जैसे कहा कि एक फेजेस में बात होगी, किस तरह का एक खाका इस समय मन में है कि लोगों की सबसे बड़ी जो, अगर हम डे टू डे समस्याओं की बात करते हैं तो उनके सामने महंगाई है? देखिए, निश्चित रूप में सबसे चुभने वाला विषय महंगाई बना था, उसके लिए आक्रोश भी बनी थी। देखो, दूसरी एक इतना ही बड़ा सशक्त मुद्दा था भ्रष्टाचार में, और उसको जुड़ा हुआ एक विषय था आर्थिक कुप्रबंधन। ये तीन विषय आपस में जुड़ी हुई है। मैं मानता हूं ये ट्रायंगल को अगर ठीक किया जाए, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, अगर चोटी में बैठने वाला व्यक्ति, शीर्ष में बैठने वाला व्यक्ति अगर खुद तय करेगा कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, तो नीचे बाकी सब आधे, वो एक जुबान की बयान के कारण, एक निर्णय के कारण, एक दस्तखत के कारण कई सारी चीज ठीक हो सकती है, जो होने वाला है। दूसरी बात रहा आर्थिक कुप्रबंधन को कैसे ठीक करना। निश्चित रूप में अगर देश हित सामने रहेगी, गरीबों के हित सामने रहेगी, भ्रष्टाचार और आर्थिक प्रबंधन ठीक हो जाए, अपने आप में महंगाई पे एक इसकी इफेक्ट, जॉइंट इफेक्ट आना शुरू करेगी। मैं मानता हूं इस सारा विषय को
जो अभी मौजूदा सरकार बन चुकी है और बनेगी, एक औपचारिक रूप लेगा 26 तारीख को, ये उसकी प्राथमिकता रहेगी और उसमें हम एक त्वरित कुछ करने की स्थिति में भी रहेंगे। नहीं, ये सवाल मैं थोड़ा सा और आगे इसलिए ले जाऊंगी कि हम सिस्टम की जब बात करते हैं, एक फैब्रिक है पूरा, और उसको कहीं ना कहीं फिर साथ लेकर हमें सुचारू रूप से चलाना होगा। हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक मुझे लगता है कि बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी कि सभी पॉइंट्स और एलिमेंट्स को कैसे मिलाकर चलाएं। देखिए, मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहूंगा। ऐसे नहीं हुआ है, ऐसा नहीं। चलती का नाम गाड़ी, आपने जैसे कि सिस्टम को कैसे ठीक करोगे? चलती का नाम गाड़ी ऐसे चलने से नहीं सुधरेगी। कई राज्यों ने उसको सुधारा है। छत्तीसगढ़ में वहां की सरकार निर्णय किया कि मैं जन वितरण प्रणाली को ठीक करूंगा। आज गरीबों के घर में सीधा सीधा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है। विश्व में वो अपने आप में एक मॉडल बन चुका है। मध्य प्रदेश में जब 7-8 साल पहले शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, 22-23 लाख क्विंटल गेहूं उत्पादित होती थी। आज वो 1 लाख क्विंटल गेहूं उत्पादन क्रॉस कर चुका है। क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से नहीं हुई? चलती का नाम गाड़ी से हुई। गुजरात के अंदर, देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले राज्य गुजरात बना है। क्या ये चलती का नाम गाड़ी की ढर्रे से हुई? ये कई सारे अच्छे मॉडल्स हैं। चलती का नाम गाड़ी, इस थ्योरी पे चलोगे तो कुछ नहीं होगा। नए तरह से चीजों को सोचोगे, करने की कोशिश करोगे तो बढ़िया हो सकता है। और गुजरात का मॉडल जो विकास में एक मॉडल बनकर सबके सामने आया और कहीं ना कहीं आज एक सक्सेस का मॉडल है, तो बिहार को उस मॉडल तक पहुंचाने के लिए आपको क्या लगता है, कितना लंबा सफर धर्मेंद्र प्रधान जी आप लगता है तय करना होगा? देखो, वहां की जनता मन बना चुका है कि ये जो विकास मुख्य राजनीति है, विकास आधारित राजनीति है, उसको अभी अभी लोकसभा में स्वीकृति दिया है। जब कभी भी विधानसभा होगा, बिहार की आवाम, बिहार की जनता, बिहार की सर्व समाज उस ढंग से भी स्वीकृति देगा और बिहार नई ऊंचाई को जाएगा। आपको लग रहा है, विश्वास है कि मैंडेट आपके साथ 100% लग रहा है, 100% लग रहा है। बिहार की जनता बीजेपी एनडीए को मैंडेट देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। एंड दैट वाज मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पेशली व्हेन ही टॉक्स अबाउट बिहार। एंड दैट वाज इट फॉर दिस एडिशन ऑफ द क्वेस्ट। होप यू लाइक्ड watching this edition. Namaskar and bye bye.